हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पीसीएस सब में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि कल हम लोगों ने अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अर्थक्वेक होता क्या है, व्हाट इज अर्थक्वेक। तो उसमें हम लोगों ने बात की थी कि अर्थक्वेक इज अ ट्रिमर और वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू द आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट ऑफ रॉक्स बीनीथ द अर्थ सरफेस। तो हम लोगों ने क्या बात किया था कि सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो ऑसिलेशंस एंड वाइब्रेशंस महसूस होती हैं, क्योंकि जो अर्थ के नीचे रॉक्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में होता है आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। तो उस आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट ऑफ द रॉक्स के कारण जो अर्थ के सरफेस पे ट्रिमर्स ऑब्जर्व होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक। तो यहाँ तक की बात हम लोगों ने अर्थक्वेक के बारे में समझा था। इसके बाद हम लोगों ने समझा था कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि कुछ नेचुरल कॉजेज होते हैं और कुछ एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज होते हैं। जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि नेचुरल कॉजेज में रूप में वॉल्केनिक इरप्शन होता है, टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, एक्सोजेनिक फोर्सेज होते हैं रिस्पॉन्सिबल जो कि अर्थक्वेक कॉज करते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक कॉज पढ़ा था कि जो जियोलॉजिकल गैसेस एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है उसके कारण भी अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट कॉजेस ऑफ द अर्थक्वेक। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस के बारे में। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस मींस ह्यूमन कास्ट कॉजेस, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि माइनिंग एक्टिविटीज के कारण, डैम कंस्ट्रक्शन या डैम का कोलैप्स जब होता है, या बिल्डिंग की कोलैप्स होता है, या जैसे जब हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियर वेपन के ऊपर रिसर्च होता है, न्यूक्लियर रिसर्च परीक्षण होता है, या डायनामाइट एक्सप्लोजन होता है, तो उससे भी अर्थक्वेक आते हैं। तो ये तो पढ़ा था हम लोगों ने एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल कॉजेज के बारे में। उसके बारे में हम लोगों ने कुछ की टर्म ऑफ अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि एपिसेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, हाइपोसेंटर क्या होता है, अर्थक्वेक जिस पॉइंट से ओरिजिनेट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, और जब सबसे पहले वो अर्थ के सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ तक की अब हम लोगों ने बात कर रखी थी। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ सीस्मिक वेव्स। सीस्मिक वेव्स के टाइप्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वेरियस स्केल्स जो डिजाइन की गई हैं मेजर करने के लिए इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ क्वेक, जैसे कि रोजी फेरल स्केल के बारे में, मर्कली स्केल के बारे में, रिचर स्केल के बारे में, और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जैसे कि सिस्मोग्राफ, जिससे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्रिडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक कैसे किया जाता है, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का जो वर्ल्ड के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में। और लास्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के क्या परिणाम होते हैं, अर्थक्वेक आने से उसका क्या इम्पैक्ट होता है ह्यूमन के ऊपर, लाइफ के ऊपर, या कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, क्या डैमेज काज करता है प्रॉपर्टी को, लाइफ को। इन सब के बारे में हम लोग आज और कल वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीस्मिक वेव्स। अगर मैं बात करूं सीस्मिक वेव्स के बारे में, तो सीस्मिक वेव आपकी तीन टाइप की होती है, तीन तरीके की होती है सीस्मिक वेव। एक होती है आपकी प्राइमरी वेव, दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी वेव, और तीसरी होती है सरफेस वेव। प्राइमरी वेव को हम लोग पी वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। सेकेंडरी वेव को हम लोग एस वेव ऑफ सिस्मिक वेव बोलते हैं या ट्रांसवर्सल वेव ऑफ सिस्मिक वेव बोलते हैं। और सरफेस वेव को हम लोग लॉन्ग पीरियड वेव या एल वेव्स बोलते हैं। तो क्या हमने पढ़ा कि प्राइमरी वेव इज आल्सो नोन एज पी वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, सेकेंडरी वेव इज आल्सो नोन एज एस वेव और ट्रांसवर्स वेव, एंड द सरफेस वेव्स आर नोन एज एल वेव्स और लॉन्ग पीरियड वेव्स। तो ये तो थी इनकी जो डिफरेंट नेमिंग्स हैं। अब आइए हम लोग इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पी वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहते हैं और एस वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव क्यों कहते हैं। तो उसके लिए हम लोग को जानना होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। तो आइए जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में, किसके बारे में, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में, तो लॉन्गिट्यूडनल वो वेव होती हैं जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेव आर इन द सेम डायरेक्शन।
क्या मैंने कहा कि जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में उस वेव के जो पार्टिकल्स हैं वो भी मूव करते हैं, तब ऐसी वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। जैसे मैं आपको एक फिगर ड्रा करके बताता हूं, अगर ये मान लीजिए वेव की डायरेक्शन है और तो जो इस वेव्स के पार्टिकल्स हैं वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, मींस डायरेक्शन वेव्स के मूवमेंट का और पार्टिकल्स के मूवमेंट का सिमिलर होगा, सेम डायरेक्शन होगा, पैरेलल होगा। तो क्या होता है इस केस में, वेव की डायरेक्शन और पैरेलल होगी किसके, पार्टिकल्स के मोशन की डायरेक्शन, कल मोशन डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है डी आई आर पावर एन जो है। तो इस केस में क्या होगा, वेव और पार्टिकल का मोशन दोनों पैरेलल डायरेक्शन में होगा, तब हम लोग ऐसी वेव्स को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? द वेव्स इन व्हिच द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ particles of the wave and the wave direction will be parallel to each other is known as longitudinal wave. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अगली वेव के बारे में, दैट इज ट्रांसवर्स वेव। अगर मैं बात करूं ट्रांसवर्स वेव के बारे में, तो ट्रांसवर्स वेव के केस में जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव होता है और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल जो होता है या मोशन ऑफ पार्टिकल होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए जो आपकी वेव है अगर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इस वेव में वो इसके परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करेंगे या वाइब्रेट करेंगे। क्या बताया मैंने इस केस में कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वेव की डायरेक्शन जो होगी प्रोपोगेट करने की वो परपेंडिकुलर होगी, तो किसके परपेंडिकुलर होगी, टू द प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल्स के, प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे, के परपेंडिकुलर होंगी। तो ट्रांसवर्स वेव कौन सी वेव होती है, ऐसी वेव जिसमें डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन और उसके पार्टिकल्स के डायरेक्शन के मोशन परपेंडिकुलर होते हैं। वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल्स उसके वाइब्रेट करते हैं, तो इस टाइप की वेव्स को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। सो इट इज क्लियर। तो अगर हम लोग बात करें पी वेव के बारे में, तो पी वेव कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव। साउंड वेव भी क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। इसीलिए ये लिखा हुआ है देखिए कि एनालॉगस टू साउंड वेव्स, पी वेव्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, एनालॉगस होती हैं, सिमिलर होती है किसके, साउंड वेव की। जबकि देखिए यस वेव के बारे में क्या लिखा है कि एनालॉगस होती है लाइट वेव, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। तो ये तो पहली बात थी। दूसरी बात मैं अगर बात करूं तो वो ये है कि पी वेव की वेलोसिटी सबसे मैक्स होती है, पी वेव हैज द मैक्स वेलोसिटी, सबसे तेज जो प्रोपोगेशन होता है वो पी वेव्स का होता है। जबकि वहीं बात करें हम लोग यस वेव्स की, तो यस वेव की जो वेलोसिटी है वो 40% अप्रॉक्स लेस देन होती है किसके, पी वेव के। यस वेव की जो प्रोपोगेशन की वेलोसिटी होती है वो 40% लेस होती है पी वेव के। अब अगर हम लोग बात करें एल वेव्स के बारे में, तो एल वेव्स क्या होती हैं, जब पी वेव मूव करके सरफेस को हिट करती है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिस पॉइंट से वेव्स ओरिजिनेट होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर। बट व्हेन दिस वेव स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मीन जब ये वेव सरफेस ऑफ द अर्थ पे पहुंचती है, जहां सबसे पहले ये एक्सपीरियंस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इपी सेंटर। उस इपी सेंटर पे पहुंचने के बाद जो वेव जनरेट होती है उसे हम लोग एल वेव बोलते हैं। वही मतलब कि जब पी वेव सरफेस पर पहुंच जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं एल वेव। वहां जब हिट करती है उसके बाद एक वेव जनरेट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं एल वेव्स। ठीक, इतना हो गया। अगर अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, तो प्राइमरी वेव्स क्या होती हैं, वो दोनों मीडियम से मूव कर सकती हैं, सॉलिड मीडियम हो या लिक्विड मीडियम हो, वो दोनों से प्रोपोगेट कर सकती हैं। लेकिन लिक्विड मीडियम में उनकी स्पीड में थोड़ा कमी आ जाती है। इन लिक्विड मीडियम देयर स्पीड रिड्यूसेस, बट पी वेव्स कैन मूव इन बोथ सॉलिड मीडियम एज वेल एज लिक्विड मीडियम, while secondary waves can move only in solid medium, जबकि सेकेंडरी मीडियम केवल और केवल सॉलिड मीडियम में मूव कर सकती है। अब क्या होता है कि ये वेव जो है कोर से पास नहीं होती है अर्थ के, सेकेंडरी वेव्स केवल सॉलिड से मीडियम से पास हो सकती हैं,
लेकिन ये वेव जो है कोर से पास नहीं हो पाती। जब ये देखा गया कि ये वेव कोर से पास नहीं हो रही है, तो इससे प्रिडिक्ट किया गया कि इसका मतलब कोर जो है अर्थ सरफेस का, सॉरी अर्थ का कोर जो है अर्थ का, वो किस स्टेट में है? इट इज इन लिक्विड स्टेट। किस स्टेट में है? लिक्विड है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें प्राइमरी वेव का जो शैडो जोन है वो है 105 डिग्री टू 140 डिग्री। शैडो जोन क्या होता है? शैडो जोन इज दैट एरिया वेयर नो वेव्स आर रिसीव्ड इनसाइड द अर्थ या इंटीरियर ऑफ द अर्थ। शैडो जोन वो जोन होता है जहां कोई भी वेव रिसीव नहीं होती अर्थ के इंटीरियर में, मींस अर्थ के अंदर। ऐसा जोन जहां पे कोई भी वेव रिसीव नहीं होती उसे हम लोग बोलते हैं शैडो जोन। अगर मैं बात करूं शैडो जोन ऑफ प्राइमरी वेव, देन इट इज 105 डिग्री टू 140 डिग्री। while if we talk about the shadow zone of secondary wave, then it is 105 degree from one side to 105 degree to another side, means 105 degree to 105 degree in opposite side. So it is all about primary waves, secondary waves. And if we talk about longitudinal, sorry, L waves, yeah, long period waves, then these waves, as I have taught, that generate when they hit the surface. When P waves hit the surface, then L waves generate. Next, if we talk about L waves, then they affect only surface of the earth. तो ये वेव्स केवल सरफेस को इफेक्ट करती हैं। एंड दीज वेव्स आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अमंग ऑल। सरफेस वेव इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, सबसे ज्यादा घातक सभी वेव्स में सरफेस वेव्स होती है, और यही वेव सबसे लंबी दूरी तय करती है, कवर्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कवर द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस एंड द मोस्ट destructive one? Then it is long period waves. Long period waves are the most destructive one and also covers the longest distance. So this is all about the classification of various types of seismic waves as well as their characteristics. अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन कैजुअलिटीज के बेसिस पे अर्थक्वेक को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। ह्यूमन कैजुअलिटीज के बेसिस पे, ह्यूमन कैजुअलिटी मतलब कितने लोगों को नुकसान हुआ, जान मान का नुकसान हुआ, उसके बेसिस पे ह्यूमन कैजुअलिटीज के बेसिस पे 3 टाइप में इनको डिवाइड किया गया है। ये क्लासिफिकेशन है जनरल। अब अगर मैं बात करूं ह्यूमन कैजुअलिटीज के बेसिस पे, तो एक टाइप है मॉडरेटली हैजार्डस अर्थक्वेक। 3 टाइप है। पहला टाइप है आपका मॉडरेटली हजार्डस अर्थक्वेक। मैं हजार्डस अर्थक्वेक की जगह पे एच ई लिख दे रहा हूं शॉर्ट में। तो पहला है मॉडरेटली हजार्डस, दूसरा है आपका हाईली हजार्डस अर्थक्वेक, तीसरा है आपका मोस्ट हजार्डस। पहला कौन सा? मॉडरेटली हजार्डस, दूसरा हाईली हजार्डस एंड तीसरा इज द मोस्ट हजार्डस अर्थक्वेक। हजार्डस में इधर लिख दे रहा हूं, हजार्डस अर्थक्वेक। तो एक है मोस्ट हजार्डस, एक है हाईली, एक है मॉडरेट। अगर मैं बात करूं मॉडरेट हजार्डस अर्थक्वेक के बारे में, तो अगर ह्यूमन कैजुअलिटी जो हुई है वो 50,000 पर्सन से कम होती है, ह्यूमन कैजुअलिटी जो है वो बिलो है 5,000 से, तो उसे हम लोग बोलते हैं मॉडरेटली हजार्डस अर्थक्वेक। कब? जब 50,000 पर्सन से कम हुआ। अगर ह्यूमन कैजुअलिटी 51,000 51,000 टू 1 लाख के बीच में हुई है, तो उसे हम लोग बोलते हैं हाईली हजार्डस अर्थक्वेक। और अगर ह्यूमन कैजुअलिटी जो है, जान मान का नुकसान जो हुआ है, वो ग्रेटर देन है 1 लाख पर्सन से, तो उसे हम लोग बोलते हैं मोस्ट हजार्डस अर्थक्वेक। तो ह्यूमन कैजुअलिटी के बेसिस पे ये 3 कैटेगरीज हैं, एक है मॉडरेटली, एक है हाईली, एक मोस्ट। मॉडरेटली में ह्यूमन कैजुअलिटीज लेस देन 50,000, हाईली 51,000 टू 1 लाख, एंड इफ ह्यूमन कैजुअलिटीज ग्रेटर देन 1 लाख, देन इट इज मोस्ट हजार्डस अर्थक्वेक। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जो डिफरेंट स्केल है उनके बारे में। तो बेसिकली हमें 3 स्केल के बारे में अर्थक्वेक से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं स्केल्स के बारे में, तो हमें 3 स्केल्स की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें पहली स्केल है जो है वो है रिचर स्केल, रेयर रिक्टर स्केल जिसे हम लोग बोलते हैं। सबसे मोस्ट फेमस स्केल और सबसे इंपॉर्टेंट स्केल यही है, रिक्टर स्केल। सेकेंड स्केल की मैं बात करूं तो है मर्कैली स्केल,
And if we talk the next scale, then it is Rosie-Farrell scale. सो तीन टाइप की स्केल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल एंड इट इज रोसी फॉरेल, नॉट फेरल, फॉरेल स्केल। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले अगर रिचर स्केल या रिक्टर स्केल के बारे में, तो ये कैसी स्केल है, तो ये एक मैथमेटिकल या लॉगरिथमिक स्केल है। कैसी स्केल है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मार्केली और रॉजी फॉरेल, क्योंकि छोटी छोटी हैं। रिक्टर स्केल को नेक्स्ट पेज पे जानते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मार्केली स्केल के बारे में, तो ये कैसी स्केल है आप लोग जानते रहिए, एक इंपेरिकल स्केल है। कैसी स्केल है, इंपेरिकल स्केल है। मैर्केली स्केल इज इंपेरिकल स्केल जो कि डिवाइडेड रहती है 12 यूनिट्स में। कितनी यूनिट्स में इसका डिवीजन हुआ है, 12 यूनिट्स में, एंड इट इज इंपेरिकल स्केल। अगर हम लोग बात करें रोजी फॉरेल स्केल के बारे में, तो ये स्केल अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए यूज होती है और इसका डिवीजन हुआ है 1 to 11 यूनिट्स में। 1 से लेके 11 के बीच में इसका डिवीजन हुआ है। तो अगर मैं इंपेरिकल स्केल पूछता है तो मर्केली स्केल जिस पे डिवीजन पूछता है तो 12 यूनिट्स का डिवीजन हुआ है। जबकि रॉजी फेरल स्केल की बात करूं तो इसका डिवीजन जो हुआ है 1 to 11 यूनिट्स के बीच में हुआ है। अब मैं आता हूं अपनी लास्ट स्केल और मोस्ट फेमस स्केल के बारे में। अगर मैं बात करूं इस स्केल के बारे में, दैट इज रिक्टर स्केल, तो इसमें जो डिवीजन हुआ है वो हुआ है 0 to 9, 0 से लेके 9 तक में। और मैं अगले पेज पे थोड़ा लिख रहा हूं, रिक्टर स्केल की बात करूं तो ये, तो अगर मैं बात करूं स्केल की, तो ये कैसी स्केल है, तो ये एक मैथमेटिकल स्केल है। कैसी, मैथमेटिकल स्केल है, या हम इसे लॉगरिथमिक स्केल भी कह सकते हैं। मैथमेटिकल स्केल बोले या लॉगरिथमिक स्केल भी कह सकते हैं, लॉगरिथमिक स्केल भी कह सकते हैं। ठीक, इसका डिवीजन जैसा कि मैंने बताया किससे कितने बीच में हुआ, 0 to 9 के बीच में हुआ है। और हर एक यूनिट इंक्रीज के लिए जो अर्थक्वेक का एम्पलीट्यूड है वो 10 फैक्टर से इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर मान लीजिए 0 1 पे मान लीजिए अगर x एम्पलीट्यूड है तो 2 होने पे वो क्या हो जाएगा 10x। अगर 1 पे 10x है तो 2 पे क्या हो जाएगा 10x, 3 पे 30x। तो फैक्टर ऑफ 10 के बेसिस पे अर्थक्वेक का एम्पलीट्यूड जो है इंक्रीज हो जाता है रिक्टर स्केल पे। द एम्पलीट्यूड ऑफ अर्थ वेव इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 10 एट एवरी यूनिट। तो ये तो थी तीनों स्केल जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, मर्केली स्केल, रोजी फॉरेल स्केल एंड द रिक्टर स्केल। रोजी फॉरेल में 1 to 11 डिवीजन, मर्केली में 12 यूनिट्स हैं, एंड इन रिक्टर इट इज 0 to 9। एट रिक्टर स्केल फॉर एवरी increase in unit amplitude of earthquake wave increases by a factor of 10। अब अगला हम लोग बात करें तो अर्थक्वेक को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। अर्थक्वेक को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, मीन्स अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम होता है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। क्या करने के लिए, टू मेजर the intensity of earthquake। और द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सीस्मोलॉजी। इसी सीस्मोलॉजी से हम लोग क्या जानते हैं अर्थक्वेक के बारे में। द साइंस ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सीस्मोलॉजी। क्या मैंने बताया कि सीस्मोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, द साइंस ऑफ अर्थक्वेक। सीस्मोलॉजी जो वर्ड है ये किस वर्ड से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड सीस्मोस से। सीस्मोस कैसा वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है, उससे बना हुआ है सीस्मोलॉजी। और सीस्मोस मतलब होता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक की स्टडी को हम लोग बोलते हैं सीस्मोलॉजी। ये क्या है, स्टडी या साइंस ऑब्लिक साइंस। देन व्हाट वी कॉल सीस्मोलॉजी, द स्टडी और साइंस ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सीस्मोलॉजी। इतनी सी बात क्लियर हुई। इंस्ट्रूमेंट सीस्मोग्राफ, स्केल रोजी फॉरेल, मर्केली एंड रिक्टर स्केल, और स्टडी को हम लोग बोलते हैं सीस्मोलॉजी, जिसमें हम लोग सीस्मिक वेव्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक।
अर्थक्वेक को हम लोग प्रिडिक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले प्रिडिक्ट करने का क्या है कि 3 बेसिक रीजन है जिसके बेसिस पे हम लोग इसको प्रिडिक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि आइडियल कंडीशन क्या है अर्थक्वेक की अकरेंस की, तो अगर मैं बात करूं आइडियल कंडीशन फॉर द अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक, तो 4 आइडियल कंडीशन है जिसके बेसिस पे हम लोग अर्थक्वेक किसी रीजन पे आएगा कि नहीं आएगा इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो पहला यह है कि जंक्शन होना चाहिए कॉन्टिनेंटल एंड ओशन मार्जिन्स का। तो मैंने जैसे बताया था ना कि जब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, एक ओशियानिक प्लेट होती है, तो ओशियानिक प्लेट बीइंग डेंसर गेट सबडक्टेड बिलो द कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो यहाँ पे फोल्डिंग और फॉल्टिंग का एक्शन होता है, सबडक्शन प्रोसेस से दोनों प्लेट्स गुजरती हैं और उसके कारण ट्रिमर्स जनरेट होते हैं जो कॉज करते हैं अर्थक्वेक। तो पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन वही जोन ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स, ऐसा रीजन जहां पे यंग फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है, वहां पे भी अकरेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे हिमालयास जो है, यहाँ पे भी क्या है, फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई है, हिमालयाज भी फोल्ड माउंटेन है और वहां पे भी प्रोबेबिलिटी अर्थक्वेक की बनी रहती है। तीसरा क्या है, जोन ऑफ एक्टिव वॉल्केनोस। मैंने क्या बताया, एक्टिव वॉल्केनोस, जैसा कि मैंने बताया था कि जिस रीजन में वॉल्केनोस के चांसेस ज्यादा होते हैं वहां अर्थक्वेक की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया था सर्कम पैसिफिक बेल्ट के बारे में, सर्कम पैसिफिक बेल्ट में वॉल्केनिक इरप्शन बहुत फ्रिक्वेंट होता है और उस वॉल्केनिक इरप्शन के कारण वहां पे अर्थक्वेक की अकरेंस भी होती है। और वही जंक्शन मैंने क्या बताया था कि कॉन्टिनेंटल ओशन के बीच में, लेकिन अगर मान लीजिए 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट ही हैं या 2 ओशियानिक प्लेट ही हैं, तो उनके बीच में भी तो सबडक्शन होगा, क्योंकि एक प्लेट डेंसर होगी, एक प्लेट रेयर लेस डेंसर होगी। तो जब भी 2 सिमिलर टाइप की प्लेट हो या 2 डिफरेंट प्लेट हो, मीन सिमिलर इन द सेंस दोनों कॉन्टिनेंटल हो या दोनों ओशियानिक हो, तब भी उनके बीच में सबडक्शन होगा। या मान लीजिए कि एक कॉन्टिनेंटल है एक ओशियानिक है, तो ऑटोमेटिक ओशियानिक बिग डेंसर गेट सबडक्टेड बिलो द कॉन्टिनेंटल, तो उसका कारण भी अर्थक्वेक की एक मेजर रीजन है। तो ये 4 आइडियल कंडीशन है अर्थक्वेक के अकरेंस के लिए। अब इसके साथ हम लोग कैसे और प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो पहला उस एरिया के एनिमल्स के बिहेवियर को देखकर, एनिमल्स के बिहेवियर को देखकर अर्थक्वेक के अकरेंस को प्रिडिक्ट किया जाता है। जिस रीजन में अर्थक्वेक आने की संभावना होती है वहां के जो एनिमल्स हैं उनके बिहेवियर में एक चेंज आ जाता है जो कि कॉमन नहीं होता है, अनकॉमन चेंजेस उनके बिहेवियर में दिखाई देता है। दैट इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट एनिमल्स आर इंडोर्ड विद सर्टेन सेंसरी परसेप्शंस। ये कहा जाता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, गांव में कहावत भी है कि जानवर को कुछ अनहोनी होने की पहले से ही पता लग जाती है। जैसे कि अभी भी कुछ मान्यताएं हैं कि जैसे बिल्ली रोती है, कुत्ते रोते हैं, तो उससे क्या हमें पता लगता है कि अभी भी लोग मानते हैं कि ये अनहोनी का सूचक है कि बिल्ली रो रही है, कुत्ते रो रहे हैं। तो लोग उससे मानते हैं कि कुछ समाज में या कुछ परिवार में आसपास में कुछ अनहोनी गुजरने वाली है। तो वैसे ही जब अर्थक्वेक आता है तो जो वहाँ के जानवर होते हैं उनके बिहेवियर में एक चेंज आ जाता है और उस चेंज के बेसिस पे वहाँ से मतलब क्या होता है कि जानवर वहाँ से भागने लगते हैं, पागलपन हो सकता है जानवर के बीच में। तो उस चेंज इन बिहेवियर के बेसिस पे अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो ये पहला रीजन है। मैं इसका एक बहुत ही प्राइम एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत ही फेमस एग्जांपल। जब 1975 में चाइना में अर्थक्वेक आया था, कब, 1975 में चाइना में एक अर्थक्वेक आया था। आप लोग गूगल करिएगा तो उसमें आप डालिएगा हाई चैंग अर्थक्वेक। हाई चैंग अर्थक्वेक, कौन सा अर्थक्वेक मैं लिख दे रहा हूँ, अगर किसी के अंदर क्यूरियोसिटी होते जाके देख सकता है। हाई चैंग अर्थक्वेक। तो जब हाई चैंग अर्थक्वेक आया था 1975 में, कहाँ है हाई चैंग, चाइना में। तो उस समय वहां के एनिमल्स के बिहेवियर में एक बड़ा अलग तरीके का बिहेवियर देखा गया था और वो बिहेवियर जो है उस टाइम में उसने बहुत ही ज्यादा पब्लिसिटी गेन की थी। मतलब ये चर्चा में था कि वहां के एनिमल्स बहुत ही, जैसा उनका नॉर्मल बिहेवियर है, अब नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। तो ये एक प्राइम एग्जांपल है एनिमल के बिहेवियर के बेसिस पे अर्थक्वेक की अकरेंस को प्रिडिक्ट करना। दूसरा एग्जांपल मैं बात करूं कि दूसरा किसके बेसिस पे हम लोग अर्थक्वेक के अकरेंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो दैट इज रेडॉन गैस। रेडॉन गैस, अगर मैं बात करूं रेडॉन गैस के बारे में, तो ये एक रेडियो एक्टिव गैस है। कैसी गैस है, रेडियो एक्टिव गैस है, जो कि डिस्चार्ज होती है प्रायर टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आने से पहले ये डिस्चार्ज होती है और ये वेल वाटर में डिजॉल्व रहती है। और जब अर्थक्वेक आने की संभावना होती है तो इसका कंसंट्रेशन जो है वाटर में बढ़ने लगता है। रेडॉन गैस क्या है, एक रेडियो एक्टिव गैस है, जो कुएं का पानी है उसमें डिजॉल्व रहती है। लेकिन जब अर्थक्वेक आने के चांसेस बढ़ने लगते हैं किसी भी रीजन में, तो वहां पे जो इसका कंसंट्रेशन है वो बढ़ने लगता है पानी में। इतनी सी बात समझ में आई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं थर्ड बेसिस जिसके बेस पे अर्थक्वेक
की अक्रेंस को प्रिडिक्ट किया जा सकता है वो है ऑयल वेल्स। तो ऑयल वेल्स में क्या होता है, अर्थक्वेक के आने के पहले, प्रायर टू अर्थक्वेक, जो ऑयल वेल्स में ऑयल फ्लो है उसमें लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन देखा जाता है, किसमें, ऑयल फ्लो में, प्रायर टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आने से पहले फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है ऑयल फ्लो में। तो ये तीन क्राइटेरियाज हैं, या कह सकते हैं तीन तरीके हैं जिससे कि अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। पहला, एनिमल के बिहेवियर के बेसिस पे। दूसरा, रेडान गैस की मात्रा में इंक्रीज होता है, एनिमल्स का बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज ऑयल वेल्स। तो फ्लक्चुएशन इन ऑयल फ्लो इज सीन इन द ऑयल वेल्स। सो आइडियल कंडीशन, और इन तीन कंडीशंस को हम लोग जब कंबाइन करते हैं तो उसके बेसिस पे हम लोग अक्रेंस ऑफ अर्थक्वेक को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर प्रिडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। जो दो टॉपिक अर्थक्वेक से रिलेटेड रह गए हैं, दैट आर इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक एंड द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और उसके बाद हमारा जो अर्थक्वेक का टॉपिक है खत्म हो जाएगा और हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सुनामी। एंड आफ्टर दैट सुनामी वी विल रीड अबाउट द volcanic eruptions in which we read about lava deposition, dome mountains, exogenic deposition, endogenic deposition and so on. So this is all. मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर हाँ, आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, जिससे मैं जल्द ही एक टेलीग्राम चैनल बनाकर जितने भी पीडीएफ्स अब मैं वीडियो डालूंगा उनके और पहले वीडियोस के भी पीडीएफ मैं उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। लेकिन मैं तभी अपलोड करूंगा जब आप लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट होगी। इफ़ ऑल ऑफ यू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स टू अपलोड द पीडीएफ ऑफ दीज वीडियोज, सो आई विल डेफिनेटली डू इट। सो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल।